हेलो नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ सुमित्रा। आज हम बात करने वाले हैं मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा संस्फीति के बारे में। यानी कि हम देखेंगे कि ये आपके समष्टि अर्थशास्त्र का जो एक टॉपिक है इन्फ्लेशन, वो क्या होता है, इससे संबंधित जो भी कंसेप्ट है और इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके प्रकार, इन सब के बारे में हम जो चर्चा करेंगे इसमें। तो एक एक करके देखते हैं। मुद्रा का मूल्य हम बात करते हैं जब भी, जैसे मुद्रास्फीति से पहले हम बात करते हैं कि अब हम अक्सर ये सुनते रहते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इकोनॉमी में, या वस्तुएं महंगी हो रही है। तो वस्तुएं महंगे होने का मतलब क्या है? जब भी वस्तुओं का मूल्य या कीमतें बढ़ती है तो होता क्या है, आपके पास जितनी इनकम थी आप उसी इनकम से पहले से कम वस्तुएं खरीद पाओगे। तो क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो मुद्रा थी उसका मूल्य कम हो गया। मतलब आपके पास पहले 100 रुपये थे और किसी एक गुड है जो आपको ख़रीदनी है। सपोज़ आपको आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आपको 10 पेन खरीदने, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो 10-10 रुपये के एक पेन मिलते थे। 100 रुपये में आप 10 पेन खरीद सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ, एक पेन की प्राइस बढ़कर 20 रुपये हो गई। तो अब आपके पास जो 100 रुपये थे उसकी जो वैल्यू थी, मूल्य था, उसका कम हो गया। अब वो 100 रुपये में आप 10 पेन ना खरीद कर आप 5 ही पेन खरीद पाओगे। तो यहाँ सामान्य मूल्य स्तर में जब वृद्धि हो गई, अब यहाँ पर एक बात और कर रहे हैं, सामान्य मूल्य स्तर की बात कर रहे हैं हम। किसी एक वस्तु की कीमत या किसी एक ग्रुप ऑफ गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल को देख रहे हैं। अब जनरल प्राइस लेवल यदि बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है उसमें कुछ एक दो वस्तुओं की प्राइस कम भी हो रही हो, और ये भी हो सकता है कुछ बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हो। तो यहाँ पर हम एक एवरेज या जनरल या सामान्य मूल्य स्तर निकालते हैं, उसको हम देखकर ये बात कर रहे हैं कि यदि जनरल या सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि देखने को मिल रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन या मुद्रा प्रसार। इसमें क्या होता है, सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि हो रही है, साथ ही क्या हो रहा है, मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है। ये मैंने आपको बताया अभी। मुद्रा के मूल्य में कमी क्यों हो जाएगी? जैसे सामान्य मूल्य स्तर या वस्तु की कीमतों में वृद्धि होगी तो आपका मुद्रा का जो मूल्य है, आपकी जो क्रय शक्ति है, वो कम हो जाएगी। इसी स्थिति को हम यहाँ पर बोल रहे हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। अब देखो, मुद्रास्फीति के साथ ही 2-3 कंसेप्ट और जुड़े हुए हैं। इसका जस्ट अपोजिट हम यदि करें, यदि सामान्य मूल्य स्तर में आपको कमी देखने को मिल रही है, यानी कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। अब जैसे ही अभी जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि पेन की प्राइस 10 से 20 हो गई, अभी वही घटकर 10 से 5 रुपये हो जाती है, तो आप 100 रुपये में 20 पेन खरीद सकते थे। तो अब क्या हुआ, आपके 100 रुपये की वैल्यू, यानी कि मुद्रा की जो क्रय शक्ति थी, अब पहले से बढ़ गई। तो इस स्थिति को हम बोलते हैं डिफ्लेशन या मुद्रा संकुचन की स्थिति, जब आपके जनरल प्राइस लेवल कम हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की हम जब बात करेंगे तो ये जस्ट आप किसी एक को यदि समझ लोगे तो आप दूसरे का आंसर लिख सकते हो, क्योंकि जस्ट अपोजिट इसका आंसर होगा। यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो हम मेजर्स अपनाएंगे, उनका जस्ट अपोजिट हम अपना ले तो हम डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और डिफ्लेशन किया जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो इन्फ्लेशन पे हम लागू कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में 2 कंसेप्ट और आते हैं जिसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये जो लाइन ली है जनरल प्राइस लेवल की, सामान्य मूल्य स्तर को दिखा रही है। यहाँ पर हमने मुद्रा प्रसार, ये होगा अपस्फीति या अस्फीति, और नीचे वाला होगा मुद्रा संकुचन या अवस्फीति, मुद्रा संस्फीति और मुद्रा वापस प्रसार। ठीक है, ये हमें एक सर्कल, ट्रेड साइकिल जैसे ये सर्कल हमें देखने को मिलता है। अब इसको हम समझेंगे ये कैसा है। मुद्रा प्रसार मतलब इन्फ्लेशन, ये हमने देख लिया। मुद्रा अपस्फीति, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसइन्फ्लेशन। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इनका इंग्लिश मीनिंग याद रखें, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग है। संस्फीति, अपस्फीति, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इसको बोल रहे हैं डिसइन्फ्लेशन। अब यहाँ पर देखो, डिसइन्फ्लेशन का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक वस्तु है जिसकी प्राइस 10 थी, अब वो बढ़कर अगले वर्ष में 15, फिर वो 15 हुई, फिर 18 हुई, फिर 20 हुई, 21 हुई। अब देखो यहाँ पर क्या है, डिसइन्फ्लेशन में भी आप वस्तु की कीमतों में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन इसमें बढ़ने की दर कम होती जा रही है। पहले 5 वृद्धि हुई, फिर यहाँ पर आप देखो 3 की, फिर 2 की और फिर 1 की। डिसइन्फ्लेशन का मतलब है इन्फ्लेशन के रेट में कमी होना। महंगाई तो बढ़ रही है, वस्तु की कीमतें या जनरल प्राइस लेवल तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन उसमें बढ़ने की दर धीरे धीरे कम हो रही है। तो उसको हम नाम दे रहे हैं डिसइन्फ्लेशन, या उसको कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति। ये जो यहाँ पर लिखा है अपस्फीति या मुद्रा
मुद्रास्फीति या डिसइन्फ्लेशन इसको कहा जा रहा है कि वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो रही है लेकिन उसके बढ़ने की दर में यानी कि उसकी ग्रोथ में हमें कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब अगला आता है जैसे डिसइन्फ्लेशन। ये डिसइन्फ्लेशन हो गया, ये हमारा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट ये आपका डिफ्लेशन, ये हमने देख लिया। जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रही तो ये इन्फ्लेशन, जब सामान्य कीमत स्तर में गिरावट आपको देखने को मिल रही है सामान्य मूल्य स्तर से भी नीचे, तो वो आपका होगा डिफ्लेशन, जब मुद्रा का मूल्य आपका बढ़ जाएगा। अब देखो इकोनॉमी में होता क्या है, ना तो डिफ्लेशन अच्छा है ना इन्फ्लेशन, मतलब हमें एक सामान्य कीमत स्थिरता बनाए रखनी पड़ती है। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन दोनों में भी हम एक बात करें तो इन्फ्लेशन ज़्यादा अच्छा है। यदि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन या थोड़ी बहुत महंगाई की दर नहीं होगी तो एक मोटिवेशन जो फैक्टर है इकोनॉमी में, जो उत्पादकों का एक प्रोत्साहित करने वाला जो फैक्टर है वो काम नहीं कर पाएगा, लोग निवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी एक हम यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से और एक विक्रेता या उत्पादक के पर्सपेक्टिव से। तो जब हम यदि कोई भी उत्पादक या आप बात कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान की ही बात कर लो, वो कब अपने खेत में वो फसल बोएगा जब उसको लगेगा कि उसकी बोए गए जो उत्पादन है उसका मार्केट में उसको उचित कीमत मिले। यदि कीमतों में धीरे धीरे कमी हो जाएगी, आपने देखा होगा अभी टमाटर और प्याज की प्राइस इतनी कम हो गई, उसके कारण बहुत सारे किसानों को अपनी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल पाया, इस कारण उन्होंने बहुत सारे सुसाइड केस आपके सामने आए। तो ये आप देख सकते हो, यदि वस्तु की कीमतों में बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो इसका भी एक नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। तो ना तो मुद्रा संकुचन की स्थिति ठीक है, ना ही मुद्रा प्रसार की स्थिति ठीक है, तो हमें इनको एक बैलेंस करना पड़ता है। इसके लिए सरकार समय समय पर राजकोषीय और मौद्रिक नीति के माध्यम से इनको कीमत स्थिरता का प्रयास करती रहती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे मुद्रा संकुचन। अब मुद्रा संकुचन की ऐसी स्थिति जब आ जाती है इकोनॉमी में तो सरकार क्या करती है, क्योंकि संकुचन की जब ऐसी स्थिति है, जब मुद्रा का जो सामान्य कीमत स्तर की वैल्यू, सामान्य कीमत स्तर है वो बहुत कम हो रहा है, तो एक ये रिसेशन क्या एक संकेत दे रहा है इकोनॉमी में। ये बता रहा है कि इकोनॉमी के अंदर डिमांड नहीं है, पूर्ति इतनी पर्याप्त मात्रा में हो चुकी है, लेकिन यदि डिमांड नहीं है इस कारण वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो घट रही है। तो ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता, इसलिए इस रिसेशन से बाहर लाने के लिए सरकार प्रयास करती है, वापस अपना सरकारी व्यय और निवेश बढ़ाने के प्रयास करती है, जिसके फलस्वरूप इकोनॉमी में वापस हमें धीरे धीरे थोड़ा रिवाइवल या कीमतों में वृद्धि देखने को मिलती है। उसको हम बोलते हैं मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन की स्थिति से हमें उभरने के लिए सरकार अपने प्रयासों के माध्यम से सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि करना चाह रही है इकोनॉमी को रिसेशन या उस मंदी की स्थिति से निकालने के लिए, तो उसको हम बोल रहे हैं मुद्रा संस्फीति या रिफ्लेशन की स्थिति। ठीक है, अब वापस जब ये वापस सामान्य मूल्य स्तर से धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगा तो हम उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये एक पूरा सर्कल है और इन्फ्लेशन से संबंधित जो छोटे मोटे कंसेप्ट थे वो हमने यहाँ पर देख लिया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इन्फ्लेशन की रेट में यदि कमी हो रही है, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके बढ़ने की दर में यदि कमी देखने को मिल रही है तो उसको हम बोल रहे हैं डिसइन्फ्लेशन या मुद्रा अपस्फीति। यहाँ अस्फीति लिखा है, तो ये हिंदी में बहुत सारी बुक्स में अलग अलग नाम होंगे, तो आप नाम इंग्लिश में याद रखें। इन्फ्लेशन ये होगा आपका डिफ्लेशन, ये इन्फ्लेशन, ये डिफ्लेशन, ये होगा आपका ये डिफ्लेशन, और ये आपका होगा डिसइन्फ्लेशन। फिर से बोल रही हूँ मैं, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन और ये आपका वापस इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम यहाँ पर अब मुद्रास्फीति की जो कुछ परिभाषाएं दी गई है कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा, वो हम देख लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा और विस्तृत रूप से समझने के लिए। जैसे क्राउथर ने बोला है, मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है अर्थात कीमतें बढ़ती हैं। मुद्रा का मूल्य गिरने का मतलब ही क्या है, कीमतें जब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। यहाँ स्पष्ट नहीं कि प्रत्येक मूल्य वृद्धि मुद्रास्फीति है या नहीं। तो फिर कैमरन के अनुसार एक और परिभाषा है, जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ती है कि कीमत स्तर बढ़ जाता है तो इसे मुद्रास्फीति की स्थिति कहते हैं। देखो, जब विनिमय माध्यम की मात्रा उसकी मांग की तुलना में इस प्रकार बढ़ जाती है, हम एक्सचेंज जब कर रहे हैं, जब मांग पूर्ति की तुलना में डिमांड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई से बढ़ जाती है, तो ये स्थिति इन्फ्लेशन को या महंगाई को जनरेट करती है, कैमरन ने कहा। इसी तरह से ग्रेगरी के अनुसार क्रय शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि ही मुद्रास्फीति है। क्रय शक्ति की मात्रा में असाधारण वृद्धि ही मुद्रास्फीति है, जबकि हॉल्टर अत्यधिक मुद्रा निर्गमन को मुद्रास्फीति मानता है।
क्रय शक्ति की मात्रा का मतलब यहाँ पर मुद्रा की मात्रा ही है। मुद्रा की मात्रा में यदि बहुत अधिक वृद्धि हो जाए, ठीक है, या जब इकोनॉमी के अंदर मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाए तो उस केस में क्या होगा, लोगों के हाथ में मतलब पैसा ज़्यादा आ गया है, मतलब मुद्रा की पूर्ति यदि बढ़ गई है तो उस केस में क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी और उसी अनुपात में यदि उसी समय पर्याप्त मात्रा में पूर्ति नहीं हो पाई तो ये इकोनॉमी के अंदर महंगाई की स्थिति को ला देगी। अभी हम आगे एक एक करके कारण भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ परिभाषाएं हैं, पिगू ने भी ऐसी परिभाषा दी है। मुद्रा प्रसार की स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जबकि मौद्रिक आय धनोपार्जन क्रियाओं से अधिक तेजी से बढ़ रही हो। इन्होंने देखो मौद्रिक आय या मुद्रा की पूर्ति या मौद्रिक इनकम पे फोकस किया है कि यदि सरकार की नीतियों के माध्यम से यदि इकोनॉमी के अंदर मुद्रा की पूर्ति या मौद्रिक आय यदि बढ़ जाती है लोगों की, तो उस केस में क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे। और अब यहाँ इसको ऐसे समझो, यदि एकदम से यहाँ पर 5 लोग थे डिमांड करने वाले, कोई एक वस्तु है उसकी 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर एकदम से लोगों की यदि मौद्रिक आय बढ़ जाए, अब यही लोग पहले 5-5 यूनिट इसकी मांग रहे थे, अब ये बढ़ाकर इसकी 10 यूनिट मांगने लग जाए और यहाँ पर सप्लाई मान लो इसकी 20 ही है, पहले से पूर्ति इसकी 20 ही थी, तो अब क्या होगा, इनकी प्राइस बढ़ेगी पहले की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कम है पूर्ति के लिए लेकिन लेने वाले लोग ज़्यादा है। तो ये व्यक्ति यहाँ पर कोई उत्पादक या विक्रेता है, ये किसको देगा, जो इसको सबसे ज़्यादा प्राइस देगा। तो इनके बीच में कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि इनको ये वस्तु चाहिए और देने वाला कम है और लेने वाले ज़्यादा हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो लेने वाले लोग हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होगी और वो कीमत स्तर को बढ़ाएगा और हमें सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण महंगाई की स्थिति सामने आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से डिफ्लेशन की हम बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। यदि पूर्तिकर्ता बहुत ज़्यादा है और मांगने वाले कम हैं, यानी डिमांड कम लोग कर रहे हैं, यहाँ पर मान लो 5 लोग हैं जो बेचने के लिए तैयार है और 3 ही लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो क्या होगा, यहाँ पर इनमें बेचने वालों में कंपटीशन होगा। तो अब ये किससे लेंगे, जो इनको सबसे कम प्राइस में देंगे, तो इससे क्या होगा, सामान्य मूल्य स्तर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेशन। तो ये डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के कारण ही, सप्लाई और डिमांड फोर्सेस के कारण ही हमें इनमें इनबैलेंस जब हो रहा है तो हमें इकोनॉमी में इस तरह की इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो हमने यहाँ पर इसमें इन्फ्लेशन की परिभाषा, हमने इन्फ्लेशन या महंगाई मुद्रास्फीति की हमने बात की, उसका कंसेप्ट हमने देखा, उसका थोड़ा सा अर्थ यहाँ पर हमने समझ लिया, 1-2 परिभाषाएं हमने देख ली। अब अगले लेक्चर में हम मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण हैं वो हम देखेंगे।